हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज पॉलिटी का 8वां चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, यानी जो शहर में लोग रहते हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। इसके पहले मैंने आपको गांव के लोगों के बारे में बताया था कि वो लोग कैसे रहते हैं और अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। महानगर जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगर में दोस्तों 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए शहर में जाकर देखें कि वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, क्या नौकरियाँ करते हैं या अपने रोज़गार में कैसे लगे हैं और अपना जीवन कैसे चलाते हैं। और रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे कि लोगों का जीवन वहाँ पे कैसे चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत ही बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे ही मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो वहाँ हमने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी और सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त था कि लोग देख सके कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उनकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। दोस्तों, जो शहर होता है उस पर लोग क्या कहते हैं कि फूल बेचने का भी काम करते हैं, रेहड़ी भी लगाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए बस गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक आरती अरे थैला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आकर खड़े हुए जहां रिक्शा वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और बाजार को जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक थोड़ा छोटी सी स्टोरी है। जैसे जो बच्चू माझी है वो एक रिक्शा वाला है। वो बिहार के एक गांव से है जहां पर वह मिस्त्री का काम करता है। उसके 3 बच्चे और बीवी साथ में उसके साथ रहते थे। उसके पास ज़मीन नहीं थी। वह गांव में मिस्त्री का काम लगातार उसको नहीं मिलता था और जो कमाई जो वहाँ गाँव में रहने से उसकी जो कमाई होती थी वो क्या कहते हैं उससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। जब वो इसीलिए वो शहर आ गया और अपना पुराना रिक्शा खरीदा और क्या कहते हैं कि इसका पैसा किस्तों में उसने चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है और वह सुबह रोज़ बस स्टॉप पर जाता था। ग्राहक भी वहाँ जाना चाहे वहाँ उन्हें वो छोड़ देता था। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता था और वह शहर की ही एक कॉलोनी में करीब 6 से 7 किलोमीटर के बीच में रिक्शा चलाता था। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक से करीब 10 से 20 रुपए ले लेता था। जब तबीयत खराब हो जाती थी तब वह काम पर नहीं जा पाता था। उन दिनों उसकी कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ किराए में रहता था। वे सबकी फैक्ट्री में काम करते थे। रोज़ 200-300 रुपये तक की मेरी कमाई हो जाती थी, जिसमें कि 100 या 150 रुपये खाने और किराए पे खर्च हो जाते थे। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता था। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता था। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पे जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। चलिए आगे हम चलते हैं। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे होते हैं। जैसे कि दोस्तों जो लोग होते हैं वो गांव में उनका नहीं चल पाता है, वो वहाँ से मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे उनका नहीं पूरा हो पाता है, तो वो शहर आके ऐसे ही नौकरियाँ करते हैं, छोटे मोटे रोज़गार कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और वह कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बना लेते हैं या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर भी वो अपनी दुकान बना लेते हैं। ठीक है, उनको कभी कभी पुलिस भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है उनके पास, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं होती। सुरक्षा में उनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता है।
ठीक है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। और ऐसी कई जगह है जहाँ ठेले वालों को घुसने भी नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बनाते हैं अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ़ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वहाँ ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया, यानी कि एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता था। चित्र में ऐसा दिख रहा है कि जहाँ दिन के वक्त अपना सामान रखे जाते हैं और रात में वहीं पर खाना बनाते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए जो जगह है वो तय कर दी जाए। और यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। ठीक है, बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलने शुरू हुई थी, लेकिन त्योहारों के कारण वहां पर बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी बहन ने उनसे पहले ही मिलने का समय ले रखा था जब हम वहाँ पहुँचे, तो जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया है और ऊपर से इतना दर्द सहे हैं। और अब डॉक्टर के यहाँ मिलने के लिए हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पे गए क्योंकि कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे थे। दोस्तों, जो शोरूम होता है उसमें हर फ्लोर वाइज, जैसे कि सबसे नीचे बच्चों का हो गया, फिर मेंस का, फिर वुमेंस का, ऐसे कपड़े लगे होते हैं बड़ी दुकान में। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार यानी संडे को त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान इस पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाया जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आ जाता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर भी विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर इसे हम जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं। वे खुद कई लोगों के मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रहते हैं। ये पक्की दुकानें हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं कि फैक्ट्री जो होती है उसमें किस तरीके से लोग काम करते हैं। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा वह निर्मला का जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई पर काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल दिए। बस बहुत भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल का समय था।
ठीक है, अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को लोग धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हम भुड़ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग ऐसे सफ़र कैसे कर सकते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंचे, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए, जान में जान आ गई। मोड़ पर बहुत बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री है। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ बोझड़ होते हैं और ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पाइप की यानी पानी की पाइप के लिए भी खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग तरीके के अलग अलग काम हैं और अलग अलग विभाग थे। उसमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उन विभाग में हमने देखा कि छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार करती थी। वे कमरे में एक तरफ लगाकर बैठे थे। हमने निर्मला को एक ऐसी जगह पर पाया जहां मेरी बहन से मिलकर बहुत खुशी। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम पर जाती है और रात 10 बजे तक काम निपटा कर आ जाती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम समाप्त हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं और निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के पास लिए उनके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से भी काम में लगे हुए, मतलब उनको काम पर तभी आना होगा जब मालिक को ज़रूरत होगी। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर किसी खास मौसम में काम मिलता है। दोस्तों, जो साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है और निर्मला की तरह ही उनकी जो जॉब होती है वो स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा कहे, बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव में भी आप कुछ नहीं बोल सकते। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों में से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। दोस्तों, अब हम चलेंगे दफ्तर। जिस दफ्तर में कैसे हम जॉब कर सकते हैं, कैसे क्या, ठीक है। मेरी मौसी जो सुधा है विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा ना था कि देर ना हो जाए, इसीलिए ऑटो रिक्शा लिया जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंचे। कि उनका दफ्तर ऐसी जगह पे था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ लोग पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती थी जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया था और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। और पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में बाहर मीटिंग्स पर भी जाना पड़ता है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। वे बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के उनके बहुत फ़ायदे हैं, यानी कि बुढ़ापे के लिए बचत, यानी कि जिसको हम पेंशन बोलते हैं, ठीक है। छुट्टियां, यानी कि जो संडे होता है और जो फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती हैं वो भी उनको मिलती हैं। और परिवार के लिए चिकित्सा यानी मेडिकल सुविधाएँ भी उनको मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफिस वर्क होता है। देखिए ये कंप्यूटर है, इस पे लोग बैठ के काम करते हैं। ये स्थायी जॉब होती है, यानी कि जब तक आप चाहें तब तक आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।